करती है, मैं नहीं कर पाती है ट्रेंड, तो फिर मैं को बोलती मैं करूंगी तो मैं कर भी नहीं पाती क्योंकि टाइमिंग का इतना बड़ा भारी चक्कर है भाई। मैं अभी तेरे को भेज दी हूँ, ठीक है? इसका 20 सेकंड को रिजल्ट है, अभी भेज दी, ठीक है? और जो पूछना होगा तो मेरे को बता दियो। ओके बाय। मेरे को बताइए इसको सेट की ये शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। Recording in progress. Hello, good evening everyone. Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? Yes, good evening, ma'am. Good evening. मुझे नहीं पता था इलेक्ट्रिकल के इतने सारे स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने। इतने इतने ज्यादा परेशान हो तुम लोग इलेक्ट्रिकल से? Yes, ma'am.
चलो ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा बता रही हूँ तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड, मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने डीटीयू के मतलब मैं डीटीयू के स्टूडेंट्स को मैं लास्ट 5-6 ईयर से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इनका पेपर कैसे आता है कैसे नहीं आता। ठीक है, अब देखो तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल तुम लोग ब्लैंक हो, तो सबसे पहले स्टार्ट करना 3 फेज से। ओके, 3 फेज से स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास गिनती के 3 टॉपिक्स हैं और इन 3 टॉपिक्स में से तुम्हारे पास 2 टॉपिक्स पक्का आएंगे ही आएंगे। इस बार का जो पैटर्न कहता है वो भी यही है कि 3 फेज एसी सर्किट में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे ही। एक क्वेश्चन हमेशा तुम्हारा आता है इसमें से ट्रू फॉल्स में से, तुमने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में से, और एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 4+4 8 मार्क्स का। ठीक है, इसमें मैं टॉपिक्स बता देती हूँ तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं 3 फेज में। एक होता है तुम्हारे पास स्टार की डेरिवेशन है, ठीक है, पूरी डेरिवेशन है, और उसके साथ पूरा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे इन्होंने पेपर में बोला हो या बनाने को या ना बोला हो, बट फिर भी तुम्हें अगर डेरिवेशन आएगी तो फेजर डायग्राम बनाना ही है। उसके बाद तुम्हारा डेल्टा का है डेरिवेशन और फेजर डायग्राम, और इनके बेस्ड तुम्हारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। अब या तो ये स्टार का डेरिवेशन दे देंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देंगे, या फिर ये डेल्टा का डेरिवेशन दे देंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देंगे। तो इन 2 टॉपिक में से तुम्हारी एक चीज पक्का कवर होगी ही होगी, 101%, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। इसके बाद आता है तुम्हारे पास 2 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा। 2 वॉट मीटर मेथड पे तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है अगेन, या फिर थ्योरी आती है। न्यूमेरिकल हर बार आया हुआ है ट्रू फॉल्स में, इस पे बेस्ड गिनती के 3-4 फॉर्मुलेस हैं इस पूरी यूनिट में, बस वो फॉर्मुलेस याद कर लेना और ये कर लेना। तुम्हारा ये अगर तुम पढ़ने बैठोगे, अगर अच्छे से पढ़ने बैठोगे, तो तुम्हारा ये बस 2 घंटे का काम है, 2 घंटे से ज्यादा 3 फेज तुम्हारा टाइम नहीं लेगा, और इसमें से तुम्हारा मैक्सिमम कवर हो रहा है। तो 3 फेज को सबसे पहले उठाना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बोलो। हाँ जी हाँ। Yes, ma'am. उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर। किसी क्लास में ये बोला हुआ है कि मेजरिंग में से पेपर नहीं आएगा, क्या ये सच है? मतलब जो स्टूडेंट्स को मैं अभी करंटली पढ़ा रही हूँ उसमें से किसी क्लास में बोला था कि मेजरिंग में से सिर्फ असाइनमेंट देंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा। वो मुझे नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, बट अगर मेजरिंग में से तुम्हें करना है तो पीएमएमसी, पीएमएमआई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन और कॉयल, और डिजिटल वोल्ट मीटर, इस पे यही थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा और इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर में। आज मैं जो तुम्हें करवाऊंगी वो ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं वही टॉपिक्स करवाऊं जो तुम्हारे पेपर में इम्पोर्टेंट आया हुआ है। मैम तो मैम मैग्नेट, काफी बच्चे हाँ, ना अभी मीट ज्वाइन करने उस पे है, उनको प्लीज आने दो अंदर। काफी बच्चे भी आ नहीं पा रहे। अच्छा, इसकी लिमिट तो कितनी होती है? दो पता ही नहीं मैम। दिखा रहे हैं मेरे में तो, देखो यहाँ पे 2 ही दिखा रहे हैं। मैम हो गए अराउंड अब आ 20 गए लोग सारे। ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद है तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मर, तो मैं आज करवाऊंगी ही। मैग्नेटिक का किसी क्लास में, तुम्हारी डीटीयू का ही बता रही हूँ, किसी क्लास में मना करा है कि डॉट कपलिंग नहीं आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं आएगा। तो मैं स्पेशली तुम्हें बता रही हूँ कि इस पे इतना ज्यादा फोकस मत करना। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट के अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन पढ़ जाओगे तो वो भी बहुत है, उसमें तुमने देखा होगा। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज। ये तुम्हें मैंने जो तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारी ऐप पे हैं उस पे मैंने पूरा सॉल्व भी करके भेजे हैं, ठीक है, वो वहां से देख लेना। अब आ जाते हैं डीसी पे और एसी पे। ज्यादातर बच्चे डीसी पे रो रहे होंगे, क्योंकि डीसी ऐसा है कि तुम उसे खुद से पढ़ोगे तो वो समझ में कभी भी नहीं आएगा, राइट? डीसी पे तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा और एसी पे भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा। डीसी पे एक क्वेश्चन 101% डिपेंडेंट सोर्स का ये देंगे ही देंगे, मतलब 101 मतलब 99% तुम लगा लो कि डिपेंडेंट सोर्स का ये क्वेश्चन देंगे ही देंगे। अगर तुमने थोड़ा सा भी तुम्हें बेसिक आता है किरचॉफ लॉ का, मैश का, केवीएल का, तो ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ये डिपेंडेंट सोर्स पढ़ने की कोशिश करना। अगर तुम्हें बिल्कुल ब्लैंक हो तो इस पे मत जाना, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एसी सर्किट में भी मतलब तुम्हारे जो रेक्टेंगुलर पोलर वाली कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो पेपर में हर बार आए हुआ है।
अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि रेक्टेंगुलर और पोलर वाले कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। बोलो, किसी को कुछ आइडिया कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? मैम ये किस इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर एट सेम फ्रीक्वेंसी और जिसमें वोल्टेज रेज और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तुम सबने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, अपने घर के पास देखा हुआ है ना ट्रांसफॉर्मर, तुम्हारे घर के पास सबके पास लगा होगा। मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मर को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है तुम्हें, दे रही है ना, ट्रांसफॉर्मर से तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे आ रहा है, ये तुम्हारा घर है। तो मैंने बीच में जाके ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया, तो क्या गवर्नमेंट तुम्हें डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकती? ट्रांसफॉर्मर क्यों लगा रहे हैं? और अगर मैंने ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया तो क्या जरूरत पड़ी, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हाई वोल्टेज पे बेसिकली बहुत ट्रांसमिट सारे करती है अप्लायंस हैं, गवर्नमेंट। उनको ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, वरना वो बहुत सारे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे अप्लायंस हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें पता है कितनी वोल्टेज आती है? 220 से लेकर 240 वोल्ट तक आती है। चाहे वो तुम्हारा एसी हो, चाहे वो तुम्हारा फैन हो, चाहे वो तुम्हारा फ्रिज हो, सारे डिवाइसेस कितनी वोल्टेज लेते हैं? इतनी ही लेते हैं। वोल्टेज सबकी सेम रहती है, करंट अलग होता है। बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला है तुमने। और बोलो, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर हटा दूंगी तो और क्या फर्क पड़ेगा? एक तो तुम्हारे पास वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी, और कुछ डिफरेंस होगा? इवन इसमें ट्रांसमिशन में भी लॉस होता है पावर का, तो हम उसको ट्रांसमिट, थोड़ा स्टेप अप करके भेजते हैं तो सही रेंज आती है हमारे घर वो भी बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। पंजाब है, ठीक है, पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम सुना होगा सबने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। भाखड़ा नंगल डैम है पंजाब में, वहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वहां से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है? पानी के थ्रू। अब पंजाब से क्या टारगेट है तुम्हारा कि तुम्हें दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, क्योंकि दिल्ली में तो तुम इतना बड़ा सेटअप कर नहीं सकते, दिल्ली में जगह बहुत कम है। पंजाब में बट तुमने सेटअप कर दिया, वहां पे पानी वगैरह अच्छा है, तो वहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और इंडिया में जनरेशन कितने वोल्टेज पे होती है? 11,000 वोल्ट पे होती है, मतलब कि 11 किलो वोल्ट पे होती है पूरे इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया अलग सिस्टम चलता है, बट इंडिया में 11 किलो वोल्ट पे तुम्हारी पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब अगर तुम 11 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट ही दिल्ली में भेज दोगे, डायरेक्टली भेज दोगे, तो उस केस में तुम्हारे पास जो लॉसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे। तुम सोचो, तुम पंजाब में हो, पंजाब से दिल्ली आने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है। और पूरा हमने इलेक्ट्रिसिटी लाइन का सेटअप करा है, तो उसके जो लॉसेस होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें लॉसेस को क्या करना है? कम करना है। उसके लिए हमें लॉसेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है? I/R, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है कि मेन एम क्या है हमारा? हम 11 किलो वोल्ट की 11 किलो वोल्ट तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट हमारे लॉसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हम उसको बियर नहीं कर सकते। अब हमारा टारगेट क्या है कि लॉसेस को हमें क्या करना है? कम करना है। इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता लग रहा है कि अगर मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगी तो हमारे पास लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पता लग रहा है ना इस फॉर्मूले से कि करंट की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब बात आती है कि करंट की वैल्यू को हम कम कैसे करें? करंट की वैल्यू को कम कर देंगे तो और धीरे धीरे और कम होते, दिल्ली दिल्ली में तो बहुत ही कम करंट पहुंचेगी, है ना? अगर तुमने यहीं पे करंट को कम कर दिया तो दिल्ली तक आते आते तो करंट को बहुत ही कम हो जाएगी। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, P = V×I, पावर का फॉर्मूला। पावर क्या होती है इसमें? कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे करंट की वैल्यू को कम कर रहे हो तो वोल्टेज की वैल्यू को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पावर क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने कहा मार्केट से कि जाओ 5 वॉट का बल्ब ले आओ मार्केट से, ठीक है, तुम गए मार्केट में, पांच बोला कि भैया 5 वॉट का बल्ब दे दो, जाते हो ना बल्ब वगैरह लेने, तो तुम बल्ब ले। अब वो बल्ब तो 5 वॉट ही लेगा ना, तुम अगर वोल्टेज या करंट में चेंजेस कर रहे हो तो वो तुम्हें एडजस्ट करना है। वो कह रहा है कि मैं तो 5 वॉट ही लूंगा,
राइट अगर तुमने करंट की वैल्यू को कम कर दिया तो तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। या अगर करंट की वैल्यू को ज्यादा कर दिया तो वोल्टेज की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब हमारा टारगेट क्या है, करंट की वैल्यू को कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब पंजाब में तुम्हारी जहाँ पे 11 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मर लगाया। ये सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मर का। अब हमने यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो 11 किलो वोल्ट से हम इसको कितने वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 220 किलो वोल्ट। सोचो हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, मैंने अभी बताया 220 वोल्ट है ना। तुम्हें 220 वोल्ट से इतना ज्यादा झटका लगता है, तो 220 किलो वोल्ट तो कितनी ज्यादा हो गई, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं बस तुम्हें कंसेप्ट समझा रही हूँ कि 220 होता है, ज्यादा भी हो जाता है इससे। अब 220 किलो वोल्ट तुम्हारी क्या आ गई, दिल्ली में आ गई, राइट। दिल्ली में आने के बाद फिर से तुमने ट्रांसफॉर्मर यूज करा, क्योंकि तुम्हें इतनी ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए। फिर से तुमने ट्रांसफॉर्मर यूज करा, बट इस पर तुमने कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को कम कर रहा है। तो 220 किलो वोल्ट से तुम किस पे आ गए, 11 किलो वोल्ट पे आ गए। ठीक है, अब दिल्ली में भी तुम्हें पता है फर्दर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होनी है, वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। तो फर्दर हम यहाँ पे क्या कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, अब तुम बताओ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। स्टेप अप। वोल्टेज स्टेप डाउन। बढ़ानी थोड़ा ना है, तुम्हारे घर में स्टेप कितनी डाउन कर वोल्टेज लेंगे। चाहिए, 220 वोल्ट। 220। तुम्हारे घरों में कितनी वोल्टेज चाहिए, 220 किलो वोल्ट। जो तुम देखते हो ना अपने घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर है, वो पीछे से जो सप्लाई आ रही है, वोल्टेज आ रही है, वो कितनी आ रही है, 11 किलो वोल्ट की। जैसे तुम रोड पे निकलोगे, ठीक है, रोड पे जो तुम्हें ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस दिखेंगी, ये जो भी ट्रांसमिशन लाइन दिखेंगी, वो कितने वोल्टेज की होती है, सारी 11 किलो वोल्ट की। और हमारे घर में कितनी चाहिए, 220 किलो वोल्ट। तो फिर से हम ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जो तुम्हारे घर के पास ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। कितनी वोल्टेज को, 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। ठीक है, अब बताओ, अब समझ में आया एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, वोल्टेज को जहां रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा करता है, जहां रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज को कम करता है, बट एक कंडीशन के साथ, क्या, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मुझे बता सकते हो इंडिया में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी होती यूज करते हैं हम, 50 hertz. हाँ 50। वेरी गुड। इंडिया में हम यूज करते हैं 50 हर्ट्स, और आउट ऑफ इंडिया यूएस वगैरह में ज्यादातर चलती है 60 हर्ट्स। तो 60। तुम कभी अपना चार्जर उठा के देखोगे ना, फोन का चार्जर उठा के देखोगे, तो उसपे सारी चीजें लिखी होती है कि वो कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में उसमें दोनों फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है, 50 भी 60 भी। इसका मतलब तुम्हारा चार्जर यहाँ इंडिया में भी चल जाएगा, और तुम्हारा चार्जर अगर यूएस जाओगे तो यूएस में भी चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों फ्रीक्वेंसी ले रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, बोलो। यस मैम। ट्रांसफॉर्मर का भी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है, कि मैंने ऐसे तरीके से बताया तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे अब ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। अब दूसरी चीज, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता। ठीक है, हमेशा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है। ये तुमसे ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है। एसी में क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, वो बताऊंगी अभी। अब तुम ये बताओ मुझे, तुम्हारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है, एसी आती है या डीसी आती है, AC. एसी AC. आती है। हमारे जितने भी ये तुम्हें सॉकेट्स वाली चीजें मिलेंगी ना, जैसे ये, ठीक है, हमारे घरों में इस तरह का सॉकेट होता है। तो ये कौन सी सप्लाई देता है, ये एसी सप्लाई देता है। ठीक है, कितनी वोल्टेज, 240 वोल्ट। अब मुझे कोई डीसी का एग्जांपल बताओगे, डीसी का एग्जांपल, डीसी हम कहाँ Solar यूज करते हैं, कहाँ पे, इन्वर्टर जो होता है मेन battery. चार्जिंग इन्वर्टर। बैटरीज। बेसिकली डीसी हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बैटरी की फॉर्म हो गई, जहाँ पे तुम्हारी स्टोर हो रही होगी। जैसे अगर तुम टीवी के रिमोट के सेल की बात करो, ड्राई सेल की, जो तुम फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, तो वो किस फॉर्म में है, डीसी की फॉर्म में।
ओके। अब देखो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर किस तरह का होता है, ये ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल है। ओके ये ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल है। जनरली हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, आयरन कोर का मटेरियल यूज करते हैं, या फिर अगर हमें लॉसेस को कम करना होता है तो हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल भी यूज कर लेते हैं। अभी बताऊंगी कि कौन से लॉसेस, कैसे लॉसेस, कौन से कैसे लॉसेस कम होते हैं। ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का मतलब एक तुमने ये रेक्टेंगल शेप का लोहे का मटेरियल ले लिया। तुम ऐसे सोचो तुम्हें ट्रांसफॉर्मर बनाना है और तुमने उसके लिए क्या किया, लोहे का ऐसे मटेरियल ले लिया। ठीक है। अब ये दो साइड है, एक साइड प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड पे तुमने वायर ली और वायर को ऐसे वाउंड कर दिया। ये तुम्हारी सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड पे तुमने अगेन वायर ली और वायर को ऐसे वाउंड कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे तुम्हारी कौन सी सप्लाई है, एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई मतलब जो कि गवर्नमेंट की साइड से आ रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है सप्लाई। और यहाँ पे तुम्हारा क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। लोड का मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हारा घर कनेक्ट है। लोड क्या हो गया, जैसे तुम अपने घर में क्या यूज करते हो, बल्ब, फैन, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या आ जाता है, लोड के अंडर आ जाता है। तो घर में जितनी भी चीजें तुम यूज करते हो वो क्या हो जाती हैं, लोड हो जाती हैं। ठीक है। तो हम सिर्फ ट्रांसफार्मर में यही दो जो चीजें यूज करते हैं। वायर, वायर कौन से मटेरियल की है हमारे पास, कॉपर मटेरियल की है, और ये हमने लोहे का यूज कर लिया। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर में और कुछ भी यूज नहीं करते। अब जो भी ये वाली साइड होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तुमने पढ़ा होगा 12th में भी, प्राइमरी से। और ये वाली साइड होती है ये कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम सेकेंडरी से। प्राइमरी में करंट I1 फ्लो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, यहाँ पे हमारे पास करंट I2 फ्लो होता है जो कि लोड में जाता है। अब मैं बीच में थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रही हूँ बेसिक का, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रही हूँ जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। ओके। तो अब मैं तुम्हें टॉपिक करवा रही हूँ ट्रांसफॉर्मर लॉसेस, जो कि इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे क्लासेस में भी बोला हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर लॉसेस और एफिशिएंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अब देखो तुम्हें तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज कर रहे हो, एक तो मटेरियल यूज कर रहे हो, है ना, और क्या यूज कर रहे हो, और एक कॉपर मटेरियल की वायर यूज कर रहे हो। इसके अलावा देख के बताओ कुछ और यूज कर रहे हो। एक तो तुमने ये लोहे का मटेरियल यूज करा, उसके अलावा तुमने वायर यूज करी, इसके अलावा बताओ क्या यूज करा, कुछ यूज करा। तो इसका मतलब जो चीज तुम यूज करोगे लॉसेस भी तो उसी में ही होंगे ना। ये तो नहीं है कि जो चीज तुम यूज ही नहीं कर रहे उसमें लॉसेस हो जाएंगे। तो लॉसेस तुम्हारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारे पास कोर लॉस और एक होता है हमारे पास कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मैंने तुम्हें बताया, ये जो तुम वायर यूज कर रहे हो कौन से मटेरियल की है, कॉपर मटेरियल की। तुम अपने घर में जितनी भी वायर्स यूज करते हो वो सारे कौन से मटेरियल की होती है, कॉपर मटेरियल की होती है, राइट। तो जो भी ये मटेरियल है वो कॉपर है तो कॉपर लॉसेस होंगे। और जो तुमने ये ट्रांसफॉर्मर यूज करा ये मैंने बताया कौन से मटेरियल का है, आयरन का है, तो तुम्हारे पास कौन से लॉसेस होंगे, कोर लॉस बोल लो या फिर आयरन लॉस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। किसी बुक में तो कोर, कोर मतलब मटेरियल, जैसे तुमने कोई भी मटेरियल लिया, लोहे का लिया तो लोहे का हो गया, सिलिकॉन स्टील का लिया तो सिलिकॉन। कोर मतलब जो भी तुम चीज यूज कर रहे हो। किसी किसी बुक में तो तुम्हें कोर लॉस के नाम से मिलेगा जिसको हम पीसी से डिनोट करते हैं, और किसी बुक में तुम्हें पीआई के नाम से मिलेगा, मींस आयरन लॉसेस। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो कोर लॉस पढ़ाया था पेपर में आयरन लॉस हो गया आ गया, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर, बोलो। हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। कॉपर लॉसेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉसेस को हम किससे डिनोट करते हैं, पीसीयू से। और कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई स्क्वेयर आर। ओके। कॉपर लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वेयर आर। कोर लॉसेस का फॉर्मूला होता है पी। कोर लॉसेस को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस और एक होते हैं हमारे पास एडी करंट लॉसेस। अब तुमसे जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये पूछ सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉसेस को कैसे कम करते हैं और एडी करंट लॉसेस को कैसे कम करते हैं। तो आंसर इज कि अगर हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करेंगे
अगर हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करेंगे तो उस केस में हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे लोहा यूज करोगे तो लॉसेस ज्यादा होंगे, बट लोहे की जगह तुम सिलिकॉन स्टील यूज करोगे तो उस केस में तुम्हारे लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इज यूज्ड टू रिड्यूस पर्टिकुलर कौन से लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस। इसी तरह एडी करंट लॉसेस को हम कैसे कर सकते हैं कम, बाय यूजिंग लैमिनेशंस। अब उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए लेमिनेशन क्या होता है। लेमिनेशन देखो, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। तुमने एक आलू लिया, पोटैटो, ठीक है, ये आलू है, इसको तुमने पतली पतली स्लाइसेस में काट दिया, इसको तुमने बिल्कुल पतला पतला काट दिया, ठीक है। अब तुम्हें लगा यार ये तो मैंने काट दिया, बट मुझे तो पूरा आलू चाहिए था। अब तुम फेविकोल से लेके उन पतली पतली स्लाइसेस को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, समझ रहे हो, उन पतली पतली स्लाइसेस को जोड़ रहे हो, वापस से तुमने उन पतली पतली स्लाइसेस को जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया हमारा लेमिनेशन। अब वो आलू की जगह क्या होगा, लोहे का मटेरियल, लोहे का मटेरियल लिया, उसको तुमने पतली पतली स्लाइसेस में काट दिया और फिर वापस उसको जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, लेमिनेशन। और लेमिनेशन से हमारे पास कौन से लॉसेस कम होते हैं, एडी करंट लॉसेस। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में पूछा भी हुआ है, याद रखना। हिस्टेरेसिस लॉसेस कैसे कम होते हैं, सिलिकॉन स्टील से, और एडी करंट लॉसेस कैसे कम होते हैं, लैमिनेशन से। ओके, क्लियर Yes, है, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये बताओ, ये मीटिंग तो एंड होने वाली है, जो दोबारा लिंक भेजूं मैं, ये जूम का ही भेजूं या गूगल मीट का भेजूं, क्योंकि गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने गूगल मीट का नहीं भेजा था। मैम हो बोलो जाएगी चैतन्य, रिकॉर्डिंग। मैम मीट ही भेज दो, हो गूगल मीट। जाए, हाँ जी मैम। गूगल मीट ही भेज दूं, Google. हाँ जी मैम। तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे उस पे, मैम ओबीएस स्टूडियो मतलब यूज कर रहा हूँ मैं, हो जाएगी अच्छा उससे। ओपन स्टूडियो से, ठीक है। चलो फिर मैं ये समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बोलो यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो पूछो। No, ma'am. पक्का? मैम मैम हम्म, आपने अभी बोला था ट्रांसफार्मर एसी में यूज होता है, आपने कहा बाद में बताएंगे, वो सिर्फ एसी में ही क्यों यूज होता है? एसी में वो यूज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है 4.44 NF5M। जैसे कि तुमने ये पढ़ी भी होगी ईएमएफ की इक्वेशन की, तुम्हारी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो कितनी हो रही है, E2, और यहाँ पे हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है E1। मतलब तुम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज अपने आप चली जाती है। आ, ठीक है, तो वो क्यों जाती है, कैसे जाती है, वो फिर रीजन डिटेल में हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तुम ये समझ लो, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है E2 इज इक्वल टू 4.44 N2F5। तो ईएमएफ इंड्यूस किस पे डिपेंड करती है, N2 पे। एसी के केस में तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, बट डीसी के केस में मुझे बताओगे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, Zero. जीरो। जीरो। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, हम्म। है ना। तो यहाँ से जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो भी कितनी होगी, जीरो। तो इस फॉर्मूले से तुम एक मतलब रिलेशनशिप से बोल सकते हो कि अगर तुम डीसी दोगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ओके। यस मैम। और पूछो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, डाउट्स पूछो, फिर मैं जब ये मीटिंग एंड होएगी तो फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। मैम है फेजर कुछ, डायग्राम से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? फेजर डायग्राम से बोला है एक क्लास में, मतलब जैसे मैं अलग अलग क्लासेस के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो एक क्लास में बोला है कि फेजर डायग्राम आएगा। और बोलो, और किसी को कुछ, नो लोड और लोड दोनों वाले कंडीशन से आएंगे? दोनों कंडीशन से दे सकते हैं। ये एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का, एक होता है एक्चुअल ट्रांसफार्मर का। अब देखो वो तो इन पे डिपेंड करता है कि ये क्या देंगे, है ना। बट इन्होंने बोला है कि, बोलो। थ्री फेज में डेरिवेशंस पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है क्या? डेरिवेशंस तुम्हारे पेपर में आई हुई हैं, हर दूसरे या तीसरे पेपर में आई हुई हैं, क्योंकि उसमें देखो गिनती के 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। उन 3 टॉपिक्स में से ये ज्यादातर क्या करते हैं, एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल दे देते हैं और एक टॉपिक की ये थ्योरी दे देते हैं, मतलब डेरिवेशन दे देते हैं। तब वो ये नहीं पता ना कि किस टॉपिक पे ये न्यूमेरिकल दे देंगे और किस टॉपिक पे ये डेरिवेशन दे देंगे। तो इन 3 टॉपिक में से तो कुछ भी मत छोड़ना। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड इम्पोर्टेंट है। अनबैलेंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में हो भी बट तुम्हारे पेपर में मैंने आज तक देखे नहीं है अनबैलेंस के क्वेश्चन। तो अनबैलेंस्ड मत कर। अनबैलेंस्ड क्या होता है, जिसमें तुम्हारा लोड अलग अलग होता है, जैसे रजिस्टर ये वाला अलग हो गया,
मतलब ये वाला अलग हो गया, इसकी वैल्यू 5 ओम हो गई, इसकी वैल्यू 10 ओम होगी, ऐसे वाले नहीं है, तुम्हें सिर्फ बैलेंस लोड का ही करना है। मैग्नेटिक सर्किट से आएगा क्वेश्चन? मैग्नेटिक सर्किट से आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट ये मतलब एक क्वेश्चन आएगा, इजी ही आएगा, जो मैंने सुना है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो ऑलरेडी तुम्हारे पेपर में आया हुआ है मैग्नेटिक सर्किट पे बेस्ड, उसी को रिवाइज कर लेना, उससे अलग करने की और कोई जरूरत नहीं है। मैम डेरिवेशन कौन कौन से आएंगे? डेरिवेशन कौन कौन सी आएंगी वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने पेपर नहीं बनाया ना, मतलब तुम पर्टिकुलर चैप्टर में पूछो तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मर डेरिवेशन। में ट्रांसफॉर्मर में डेरिवेशन जो आ सकती है वो है इक्विवेलेंट सर्किट पे, जो मैं अभी करवाऊंगी, तुम्हें यही टॉपिक करवाऊंगी। इक्विवेलेंट सर्किट पे आ सकता है थ्योरी का क्वेश्चन, या फिर टेस्टिंग पे आ सकता है, ओपन सर्किट टेस्ट या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें ये बनते हैं थ्योरी के क्वेश्चन। एफिशिएंसी पे बेस्ड ये लोग न्यूमेरिकल ही देंगे, ओके। और इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड अगेन थ्योरी नहीं दिया तो न्यूमेरिकल देंगे, न्यूमेरिकल नहीं दिया तो थ्योरी देंगे, बट इक्विवेलेंट सर्किट और एफिशिएंसी ये दोनों टॉपिक ये कवर करेंगे ही करेंगे। आता हूँ बेट। ओके, यस मैम। और बोलो। मैम मैंने ना आपको अभी चेतन, व्हाट्सएप पे मीट लिंक भेज दिया, आप उसी हाँ में आ हाँ जाओ। हाँ, वो उसी में ही मैं ज्वाइन कर लूंगी, हाँ जी हाँ जी। मैं एक बार। और बोलो, और क्वेश्चंस पूछो। मैम वो 5 मैक्स क्या कहाँ से निकलेगा? ये कैसे 5M, निकलेगा? यस मैम। ये डेरिवेशन है, पूरी डेरिवेशन तुम्हारे पेपर में आज तक पूछी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं करवा नहीं रही। हम ये मतलब 5M निकलेगा कैसे? 5 मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स ये तुम्हारा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फैराडे ने यही फॉर्मूला दिया था ना, तो ये फाई यहाँ से आया है, और फाई की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो अगर ये वाली फाई की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो पूरा डिराइव करके तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। डेरिवेशन पे मत जाओ क्योंकि तुम्हारे उसमें है नहीं। बोलो और कुछ किसी को, मैं मीटिंग एंड कर दूं, ये वाली वो वाली ज्वाइन कर लूं? यस मैम। हाँ जी मैम, अब उसमें आ जाओ। यस मैम।